आज वन शॉर्ट वीडियो है। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिलहाल बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बिल्कुल जहर चल रही होगी। कई दिनों से देख रहा हूं क्लास 12th वाले बच्चों की बहुत ढेर सारी डिमांड थी, वन शॉर्ट वीडियो लाओ, वन शॉर्ट वीडियो लाओ। भैया मैं चैप्टर 12 तक वन शॉर्ट वीडियो बना गया, 12 तक, है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ऐसे था ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां तक मैं वन शॉट वीडियो बना गया। इसके बाद रुका नहीं, जीवो समष्टि का भी वन शॉट वीडियो बना दिया। बाद में एक बच्चा कमेंट करता है कि भैया वंशागति का जो आणविक आधार है उस पर तो आपने वीडियो ही नहीं बनाया वन शॉट। तब मैं गया उधर, चेक किया, प्लेलिस्ट में देखा है, सही कह रहा है यार, मैंने इसका चैप्टर तो पढ़ाया था लेकिन वन शॉट नहीं बनाया था। तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं वंशागति का आणविक आधार, क्लास 12 बायोलॉजी का वन शॉट, यानी कि पूरा चैप्टर का निचोड़, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी इसी वन शॉट में आपके कंप्लीट करवा दिए। आपको बता दूं कि वन शॉट वीडियो देखो, पता है बहुत इतनी जल्दी नहीं ले लिया जाता है कि वन शॉट वीडियो देख लो खत्म, पूरा चैप्टर क्लियर। रेफरेंस पढ़ने की ना एक बात ही अलग होती है। तो जहां तक आप लोग प्रयास करो, रेफरेंस पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। डीपली किसी चीज को पढ़ोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। आई होप आप लोग डीपली सारी चीजों को पढ़े होंगे। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे कुछ परिंदे, बायोवन परिंदे ऐसे हैं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा कोर्स ना कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर अंतिम, ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चल रहा था, ये सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग उधर जाकर के वीडियो, सभी वीडियोस को देख लो। देखो मैं पहले तो आपको बता दूं, और मैं हमेशा ये बात को बताता आता हूं कि कई बच्चे पूछते सर आप कौन से बोर्ड को पढ़ाते हो। भैया मैं सभी बोर्ड को पढ़ाता हूं। आप अपने जाके बोर्ड से पूछो, क्या आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है? बिल्कुल पूछिए, एनसीईआरटी चलती है। मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूं, है ना, देख लियो। ये देखिए, ये है हमारी एनसीईआरटी, है ना। आप अपने बोर्ड से मिलाइए, एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी पूरी सेम है, ठीक है। हर बोर्ड की एनसीईआरटी सेम है और मैं टोटल आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं, ठीक है। जो कोई ना पढ़ाए उसको बायोवन पढ़ाए, ठीक है। सारी चीज समझ आने वाली है। तो देखो, एक किनारे में तुम लोग जाकर के बैठ लो, पहले तो कॉपी किताब पेन वगैरह सब लेके बैठो। एक गिलास पानी भी रख लो, गर्म पानी, ठंडी का मौसम है ना, गर्म पानी रख लो, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग ना पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो चलो शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक पुराने वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं या फिर इसके आगे चैप्टर के वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन सभी वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, और इसी चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाओ, देखो, पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि बायोमन तुम लोगों के साथ है, एक एक चीजें समझा दूंगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना ठूंस दूंगा, घुसा दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, मैं आपको पहले दिखा दूं वन शॉट पढ़ना कितना है। ये है टोटल हमारी एनसीईआरटी, जिसको मैंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि आप लोग पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं जैसे भी समझाता हूं वो देखो इधर सब लिख रखा है ना। अब इसी को हम लोग 1.5-2 घंटे में खत्म करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। चलिए लिख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमें पता है कि एक मनुष्य है, उसका लक्षण क्या होता है? उसका लक्षण पीढ़ी में जाता है ना। एक मनुष्य है, जैसे देखा सामान्य मनुष्य ये है, और इसके हमने देखा लक्षण, है ना। मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही हुआ, ये कहां पे जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। जैसे मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का देखो, मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का देखो, वो भी इंसान ही थे, यानी कि उनसे लक्षण मेरे को मिले ना, मिले, है ना। मेरे आसपास का जितना भी मेरे मदर है, मेरे फादर है ना, उनसे मेरे को क्या हुआ? मेरे को लक्षण मिले, आपको भी लक्षण मिले, है ना, तभी तो आप हो। तो ये लक्षण भाई साहब आते कहां से हैं? ये कैसे मिल गए हमका? ऐसा तो है नहीं कोई दुकान है बाहर से गए खरीद के लगा दिए, जैसे मेमोरी कार्ड खरीद के लाओ लगा दो, है। ऐसे मिलते का लक्षण? नहीं मिलते। ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते हैं, इनको बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए और
आरएनए। और इन्हीं को आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है, इन्हीं को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हीं न्यूक्लिक अम्ल को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, या फिर इन्हीं को बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। समझ गए? बताओ, समझ गए ना कि भाई आज जो लक्षण मुझको मिले वो डीएनए और आरएनए को मिले। डीएनए आरएनए में थे, वही लक्षण मेरे को मिल गए। आपको भी ऐसे चाचा, आपके मदर फादर, ठीक है, उनके मदर के फादर के मदर के फादर के मदर के फादर के फादर के फादर के, उनके लक्षण कैसे आए हैं हमारे में? डीएनए और आरएनए, दो चीजों के प्रति इनके उसमें से आए हैं, डीएनए और आरएनए। और तो कुछ मिला नहीं। ऐसा तो है नहीं आपके मदर का हाथ था, जब आप पैदा हुए तो उनका हाथ खत्म हो गया, आपकी मदर ने आपको हाथ दान में दे दिया, ऐसा नहीं है ना। उनके पास भी है, आपके पास भी है। यानी कि जो लक्षण आ रहे हैं किस में से आ रहे हैं? ये लक्षण का मतलब फंडा समझना है, और ये फंडा यही है, डीएनए और आरएनए। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जो सजीव होते हैं, सजीव में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं ना, ये सिर्फ सजीव में ही पाए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं तुम बोल दो मार्कर में भी पाया गया, ये माइक है इसमें भी पाया गया, वॉच है वॉच में भी पाया गया, है ना। और क्या दिखा दूं, और कुछ है नहीं, बोर्ड में भी न्यूक्लिक अम्ल पाया गया, नहीं, सजीव में ही सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो लिविंग होते हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है समझना, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं, है ना, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है एक एक नंबर में, ठीक है। तो इन चीजों को ना याद करते हुए चलना है और मेरे साथ याद करना है। बोलो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, बताओ? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके आगे लगा दो डीऑक्सी, फिर वही लिख दो पूरा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश से लिख लो, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, अब हम लोग ये देखते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले स्टार्ट होगा, हाँ चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया जो हमने डीएनए देखा, डीएनए की संरचना ये देखो होती है, आप लोगों ने देख रखा है, ये होती है डीएनए की संरचना, है ना, ठीक है। ये वो डीएनए, आखिरकार ये डीएनए किससे मिलकर के बनता है ये समझना है। तो देखिए, जो प्रोटीन है, हमको पता है कि जो प्रोटीन है, जैसे एक प्रोटीन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 प्रोटीन है, ये सब मिल गई। प्रोटीन जब मिलता है आपस में तो क्या बनाता है? प्रोटीन मिलने के बाद बनाता है, क्या बनाता है? अमीनो अम्ल, है ना। प्रोटीन मिलने के बाद क्या बनाता है? अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड। तो भैया इसी तरह ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, ये क्या मिलकर के बनाता है? तो देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं बताओ मेरे साथ, बोलो। डीएनए और आरएनए। देखो तेज से बोल दो, ठीक है, बोलो, आसपास पता चलना चाहिए ना कि बच्चा पढ़ रहा है। अरे इधर उधर बैठे होके मोबाइल लेके, घर वाले बोल रहे हैं बच्चा मोबाइल देख रहे हैं, इतना गंदा हो रहा है बच्चा। इसे बोलो तेजी से पढ़ो ताकि लगे कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनती लड़का है, ठीक है। देखो ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये किससे मिलकर के बनता है? तो ये मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर के बनता है? ये मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, हिंदी से लिख लो इसको, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है क्या? न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि हमको पता हो गया कि ये जो डीएनए चाचा हैं, ये डीएनए चाचा और ये आरएनए चाचा, ठीक है। डीएनए और आरएनए दो चीजों से, वो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखो बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक नहीं समझोगे तो गए, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इनमें 3 चीजें पाई जाती हैं। ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला पाया जाता है हमारा शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक। पहला हो गया हमारा शर्करा, फिर दूसरा है हमारा फॉस्फेट समूह, तीसरा है हमारा नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के बना होता है। अब एक चीज आता है कि ये न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी खोज किया था मिसर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? मिसर नामक वैज्ञानिक ने। और इसको नाम न्यूक्लियॉन दिए थे, बाद में इसकी बहुत ज्यादा फिर वो है कि मिसर ने खोज किया था। इसका नाम जो न्यूक्लियॉन था वो अल्टमान ने दिया था। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये देखो एसिड लगा है ना, इसका जो नाम है, नाम इसको बाद में दिया गया न्यूक्लियॉन, बता ही देता हूं। न्यूक्लियॉन किसने दिया? दिया अल्टमान ने। इसका नाम न्यूक्लियॉन क्यों दिया? क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के? अम्लीय प्रवृत्ति के, है ना, एसिडिक नेचर के होते हैं डीएनए और आरएनए। ये हो गया। तो देखो हमको पता चल गया कि डीएनए क्या होता है, ये आरएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने वाला होता है डीएनए। और आरएनए क्या होता है? आरएनए, डीएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डीएनए सभी सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है ना? बताओ, करता है ना? अनुवांशिक पदार्थ यानी कि सूचनाओं को ले जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसा तो है नहीं, एक मनुष्य था, मनुष्य में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो मनुष्य का बच्चा भेड़िया पैदा हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। मतलब डीएनए के लेवल पर खेल, ये जो डीएनए चल रहा है ना, इधर ही बहुत अच्छा खेल होता है। और वो खेल गजब का, लाजवाब, बिल्कुल मजा आ जाती है इस खेल को देखने में, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं मेला लगा इसे जाओ आंख निकाल के देखा, अंदर सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा दें, हम लोग मिटाएं और हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अपने कॉपी में, है ना। एक सेकेंड रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डीएनए के बारे में। तो देखो कोई भी बच्चा उदास होकर नहीं बैठेगा, अपना मुंह लटका कैसे बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, ऐसे नहीं किसी को बैठना। बिल्कुल चलो हंसो, एक अलग एनर्जी लाओ ना, एक अलग सी फील लाओ बच्चे, फील लाओ। हाँ? चलो उठो उठो, ऐसा नहीं मुंह लटका के बैठो वैसे। हाँ पढ़ाइए, पढ़ रहे हैं, अच्छा डीएनए होता है, ये होता है, ऐसे नहीं पढ़ना है। गजब से बिल्कुल उठो, जागो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बिल्कुल करोगे। है ना। चलो कोई भी बच्चा शांत नहीं बैठेगा, ऐसे मुंह लटका के बैठा, बिल्कुल हंसते हुए पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप लोग किससे पढ़ रहे हो? बायो अमन से पढ़ रहे हो। और बायो अमन से पढ़ा हुआ हर चीजें, जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ देते हो ना, हमेशा दिमाग में ना घुस जाती हैं। ठीक है, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि देखो इसमें कंटेंट से ज्यादा तो मैं ये लिख के रखता हूं कि मैं एग्जाम्पल क्या देने वाला हूं, मैं तुमको समझाने क्या वाला हूं, ये सब चीजें इसमें लिख के रखता हूं, है ना। एनसीईआरटी से ढूंढ सोचो, इतना रिसर्च करने के बाद मैं लेकर के आता हूं तभी। और नहीं ऐसे बेसिकली मुझे लेक्चर देना तो मैं दे दूंगा, डीएनए ये होता है, ये होता है, इतनी चीजें मिलकर बना होता है, ये होता है, वो होता है, खत्म, नहीं समझ आएगा। लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं बेसिकली डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो, ठीक है, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। हमें पता है कि ये जो डीएनए है किसका बना होता है? डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। कई न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं, है ना, जब कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किसका बना होता है? डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर के बना होता है, क्योंकि कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के एक डीएनए की लंबी श्रृंखला बनाते हैं,
है ना। हमें पता है डीएनए इतना छोटा सा थोड़ी ना होता है, इतना छोटा सा होता है, बहुत बड़ा सा होता है ना। एक चेन होती है डीएनए की, तो वही चेन क्या मिलकर के बनाता है, उस चेन को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस चेन को अपन लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन से मिलकर के बनता है डीएनए। ठीक है, अब देखो बात ये फंसती है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या क्या होता है ना। हमें तो पता चल गया चाय बन जाती है, दूध ऐसा था, चाय का कलर ऐसा होता है। ठीक है, अब बात यहां पे आती है कि ये जो दूध से चाय बन रही है इसमें क्या क्या डाले, चीनी डाले, अदरक डाले, है ना, लहसुन डाले, प्याज डाले, धनिया डाले, मिर्च डाले, टमाटर डाले, मिल करके बना लिए चाय, बन गई चाय, पी लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, दूध चीनी चाय अदरक डाल के बना लिए, है ना। तो इधर ये न्यूक्लियोटाइड्स किसका मिलकर के बना होता है, अभी बार बार समझाया हूं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस का मिलकर के बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है? इसमें पाई जाती है पेंटोज शुगर, ठीक है, फिर आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजनी समक्षार से मिलकर के बनता है कौन? डीएनए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हिंदी से पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षारक, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, नाइट्रोजनी समक्षार से मिलकर के बनता है। इन तीनों चीजों को याद कर लो, ये गोल्डन पॉइंट है। कौन से पॉइंट? जीपी है, जीपी मतलब गोल्डन पॉइंट है ना, हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या समझाने वाली बात है। जो पेंटोज शर्करा होती है इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। क्या होता है? C5H10 और O5 होता है, जो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, और इसका पेंटोज शर्करा का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जो पेंटोज डीएनए में पाया जाता है ना उसका फॉर्मूला बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। C5H10 और O4 ये डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए, अगर ये ऑप्शन दिया रहे तो आप इसमें लगाएंगे पहले, बाद में इसमें लगाएंगे। पेंटोज शर्करा का ये फॉर्मूला होता है लेकिन डीएनए में वो पाया जाता है ना, बस एक ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए में वो पाया गया तो ये चीजें पाई जाती हैं आरएनए में। ठीक है, आरएनए में C5H10O5 कहां पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हमारा आरएनए में। अब आया फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला? H3PO4, याद रखना इस चीज को, H3PO4, H3PO4, H3PO4। इसके बाद नाइट्रोजनी समक्षार। नाइट्रोजनी समक्षार में दो चीजें होती हैं, एक होती है प्यूरिन, नाइट्रोजनी समक्षार में दो चीजें होती हैं, एक होती है प्यूरिन और दूसरी होती है पिरीमिडीन। ठीक है, पहला क्या होती है? पहला होती है प्यूरिन और पाइरीमिडीन। प्यूरिन लिख लो, इसको इंग्लिश से लिखना सीख लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश से लिखोगे ना कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी, गजब की दिखेगी। ठीक है, अब देखो पाइरीमिडीन। ठीक है, पहला हुआ प्यूरिन, दूसरा हुआ पायरीमिडीन। ठीक है, अब देखो जो प्यूरिन होता है, अब पिरीमिडीन होता है। DINE कहां से लग गया? ठीक है, चलो देखो जो प्यूरिन होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, पहला तो एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन में क्या पाया गया? एडेनिन, जिसको हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, और ग्वानिन, जिसको हम लोग G से इंडिकेट करते हैं। यानी कि जो प्यूरिन समक्षार होता है इसमें क्या पाया गया? इसमें एडेनिन और ग्वानिन पाया गया। और जो पिरीमिडीन समक्षार होते हैं इसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या पाया गया? इसमें पाया गया थाइमिन, फिर आ जाओ सेकेंड आया साइटोसिन, इसको थाइमिन T से, साइटोसिन C से, और यूरेसिल इसको U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये वो डीएनए में इतनी चीजें मिलकर के बना होता है, और डीएनए में ये नहीं पाया जाता यूरेसिल। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। आरएनए में कौन कौन से समक्षार पाए जाते हैं देख लो, तो आरएनए में समक्षार पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल।
क्या पाया गया? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब देखा गया कि डीएनए में आपस में जोड़े में होते हैं, क्योंकि हमने देखा भैया ये डीएनए है, देखना ये डीएनए है, ये जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़े हुए हैं। तो देखो जो डीएनए होता है, डीएनए ये आपस में जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं? तो ये एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखना ये हैं, समझने के लिए, ठीक है। देखो ये है यहाँ पे एडेनिन, ए है, ये यहाँ पे थाइमीन, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड, ओके। दूसरा स्केच ले लूँ। इसके बाद देखना ये यहाँ पे है ग्वानिन, तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, थाइमीन डबल बॉन्ड एडेनिन, ए टी, ठीक है, ए टी टी ए सी जी जी सी टी ए जी सी, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे करके मिल करके पूरा डीएनए की चेन बनती है, पूरी डीएनए की श्रृंखला बनती है, ठीक है। समझ आए यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज और मुझे समझाना है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एडेनिन थाइमिन नाइट्रोजनी समक्षार के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हमें पता है कि पेंटोज शर्करा, ठीक है, फिर फॉस्फेट ग्रुप भी मिलकर के बनता है, ठीक है। तो देखिए जो पेंटोज शर्करा वो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ऐसे करके मिलकर के बनता है, ठीक है। ये हुआ जो ये शुगर है ना, शुगर से फिर जुड़ता है नाइट्रोजनी समक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, ठीक है। ये हुआ। तो ये जो पेंटोज शर्करा और शुगर आपस में मिलकर के बनता है वो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। यहां पे जो बंध होता है वो कौन सा बंध है? वो है फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है। यानी कि फॉस्फेट समूह और शुगर किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? किस बंध द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, ठीक है। एक बार स्क्रीन ऑन कर दीजिए, हम देख लें उधर का दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कैमरा फोकस कर रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना? चलिए, इतना समझाने वाली चीज थी यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर के बंध, ठीक है। इसके बाद जो शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनी समक्षार है। शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? तो वो जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। और फिर एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन जुड़ेगा, फिर यही वाली संरचना उधर जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन, डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन, है ना, ऐसे। फिर यही संरचना फिर ये एस से जुड़ेगा और फिर ये एस किससे जुड़ेगा? पी से जुड़ेगा, ठीक है। यही संरचना फिर दोहराई जाएगी और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होता है? यही पूरा स्ट्रक्चर होता है डीएनए, ठीक है। क्या होता है? डीएनए। चलिए अब इसको नोट डाउन करिए अपने कॉपी में, हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हमारा है डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए में आप लोग लिख सकते हैं, अब बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना। बहुत कुछ पढ़ा दिया तुम लोग को, नहीं पढ़ाया? देखो यहाँ पे लिख रखा है डीएनए को बोल सकते हो तुम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक लंबा बहुलक होता है ना। क्या लिख सकते हो कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक लंबा बहुलक होता है। इसके बाद डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला पर निर्भर करती है। भैया जितना लंबा न्यूक्लियोटाइड्स का श्रृंखला होगा उतना ही लंबा डीएनए होगा। इसके बाद डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर के बना होता है ना। बताया ना, पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देखो, जैसे ये है डीएनए, ये है पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, फिर ये है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो डीएनए क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर के बना होता है। अब आता है हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आरएनए क्या होता है? देखिए आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ठीक है। क्या था? आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ठीक है। यानी कि आरएनए से ही डीएनए का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ लेना। अब देखो आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से ही डीएनए का निर्माण हुआ। आरएनए क्या होता है? आरएनए कहां पर पाया जाता है? जैसे
वायरसेस में पाया जाता है, ठीक है। वायरस जो होते हैं उसमें, HIV वायरस में, ठीक है। TMU वायरस में देखना, फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है, वायरस में। इसके बाद जैसे हो गया हमारा HIV वायरस हो गया, इसके बाद TMV टोमैको मोज़ेक वायरस इधर भी पाया जाता है। इसके बाद एक इन्फ्लुएंजा आप लोगों ने सुन रखा होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस में, ठीक है। पोलियो सुन रखा होगा, पोलियोमाइलिटिस, ये भी एक वायरस से ही होता है, ठीक है। उधर ही पाया जाता है कौन, ये वायरस। चलो अब क्या आता है इसमें, तो लिख रखा है यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो याद रखना, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा DNA का द्विकुंडली मॉडल, ठीक है। डुअल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA क्या है, DNA का द्विकुंडली मॉडल, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत। आखिरकार किसने इस मॉडल को दिया था, किसने समझाया, किसमें फॉस्फेट ग्रुप, शुगर है ना, पेंटोस शर्करा, ये सारी चीजें इसमें मिलकर के बनी होती, किसने समझाया, कौनों ने कौनों रहे होंगे ना, ऐसा नहीं कोई कुत्ता बिल्ली आके समझाया गया हो, हैं बताओ किसने समझाया। यही हम लोग पढ़ते हैं DNA का द्विकुंडली मॉडल में। इसके बाद देखो जो DNA का द्विकुंडली मॉडल है, इसको 1953 में दिया गया। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो DNA का जो द्विकुंडली मॉडल था, ठीक है, डुअल हेलिक्स मॉडल, उसको तो हमने देख लिया कि 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने दिया, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो भैया, ये 1962 के बाद जब इन्होंने इस मॉडल को दे दिया, तो इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिल गया। नोबेल प्राइज से ना इनको क्या किया, सम्मानित किया गया, ढेर सारा सम्मान दिया गया, है ना, 1953 में। एक बात बताओ मुझे, इन वाटसन और क्रिक भैया कोई दूसरे ग्रह से आए थे क्या? हाँ, क्या ये कोई दूसरे ग्रह से आए थे? क्या इनके पास 36 घंटे होते थे? क्या ये मनुष्य नहीं थे, इनका दिमाग बहुत तेज था? क्या ये दूसरा कुछ खाना खाते थे? वही खाना, सेम ग्रह, सेम पानी, सेम चीजें, सेम एक्टिविटी करने के बाद भी इन्होंने क्या किया, DNA की खोज निकाला, DNA के द्विकुंडली मॉडल को दे दिया। तो सोचो आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोग भी कुछ कर सकते हो, है ना। जब सपने बड़े होते हैं ना, आदमी का दिमाग खुलता है, और जब सपने छोटे होते हैं ना, वही गटर में छोटे वाले सपने, उसी में वो डूब जाता है। इसलिए सपने बड़े करो, जितने बड़े सपने होंगे ना, उतनी लंबी ऊंचाइयों को तुम लोग छुओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो DNA का द्विकुंडली मॉडल था, ये था कैसे, इसको देख लेते हैं। शायद मैं इसे DNA का डुअल हेलिक्स मॉडल मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार देख लेता हूं, अगर पढ़ाया हूं तो, और नहीं पढ़ाया हूं तो इस चीज को देख लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, आप YouTube पर सर्च कैसे करेंगे, आप लोग YouTube को खोलेंगे, इसके बाद आप ये टच करेंगे, यहां पे लिखेंगे DNA DOU डुअल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे मेरा नाम अंतिम में, बायो अमन, ठीक है। तो ये देखो मैंने इनको पढ़ा रखा हूं, ठीक है। ये देखिए 2 वीडियो मेरे हैं, DNA का द्विकुंडली मॉडल, और ये भी है DNA का द्विकुंडली मॉडल, ठीक है। तो आप लोग अब DNA के द्विकुंडली मॉडल को वहीं से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जितना आता है उतना मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने मॉडल में क्या बताया, मॉडल दिया कैसे, DNA के द्विकुंडली मॉडल में लिखा क्या जाता है, तो सबसे पहले DNA के चित्र को बनाया जाता है। ये देखो, ये DNA बन गया। अब इसमें ये दर्शाया जाता है कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन में जुड़ा, ठीक है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन में, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन में, थाइमीन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन में, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन में, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन में, एडेनिन थाइमीन, टी ए सी जी ए टी, है ना, बस यही चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं, यही चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया ना कि DNA में क्या होता है, DNA 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी समक्षार, है ना। पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी समक्षार से मिलकर के बना होता है। अब देखो वाटसन और क्रिक ने क्या बताया
कि प्रत्येक डीएनए अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। जो डीएनए अणु होता है, प्रत्येक डीएनए अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर के बना होता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं? ये कैसी कुंडलित हैं? क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। ठीक है, तो डीएनए वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि प्रत्येक डीएनए का अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर के बना होता है और प्रत्येक कुंडली एक दूसरे के क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। फिर सेकंड नंबर में लिखिए कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हमें पता है ये क्या है, ये है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमने देखा कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सी सुगर और फॉस्फेट ग्रुप, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सी राइबो सुगर और फॉस्फेट ग्रुप एकांतर क्रम में होते हैं। फॉस्फेट समूह एक तरह से 5C से तथा दूसरी ओर 3C पर एस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये 3C क्या है, 5C क्या है, 3 अगर देखिए एक कुंडली है, एक कुंडली की पहले कुंडली होता है 3 और दूसरा होता है 5। तो ये कुंडली देखो किधर खुल रही है, इधर खुल रही है, तो ये हुआ इसका 5। अब ये हुआ इसका 5, तो ये हुआ इसका 3। ठीक है, अगर ये इधर 5 है तो उधर जाहिर सी बात है 3 पे ही खुलेगा, है ना। काटने के समय इसको ध्यान दिया जाता है, डीएनए जब बायोटेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि इनको फॉस्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाई एस्टर बंध से ये जुड़े होते हैं। अब तीसरा वाटसन और क्रिक ने क्या बताया? तीसरा वाटसन और क्रिक ने बताया कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन। ठीक है, यही बताया। इसको लिखेंगे कैसे कि दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरिन और पैरामिडिन की संख्या बराबर होती है। तीसरे में क्या बताया कि दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसको किसने बताया? इसको बताया वाटसन और क्रिक ने। यही था हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल बस इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का कार्य यहीं पर देख लेते थोड़ा सा। डीएनए का कार्य क्या होता है कि देखो, डीएनए आनुवांशिक एक पदार्थ होता है, हमें पता है, और जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को, ठीक है, ये क्या करता है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? डीएनए ऑर्डर देता है प्रोटीन बनाने को। ठीक है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए क्या होता है? डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ये आरएनए को आदेश देता है कि भैया जाओ अब तुम प्रोटीन को बनाओ। ओके, अब देखिए तीसरा आता है डीएनए द्वारा जीवों में उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, जीवों में जो चेंजेस आते हैं वो डीएनए द्वारा होते हैं। ठीक है, कि डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन। ठीक है, जैसे पहले आप लोग देखे हैं कि पहले पूंछ हुआ करती थी, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, हर जगह पूरा शरीर बालों से ढका रहता था, लेकिन अब आज की डेट में देखो खत्म हो गया सब, दाढ़ी वाड़ी बस रहती है, खत्म, है ना। तो डीएनए के द्वारा ही क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग अपने कॉपी नोट डाउन करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो क्या किया जाए? इसको मिटा दिया जाए। तो इसको मिटाने से पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको पूरा लिख लो। ये 1 शॉट है और 1 शॉट को लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो यहां पर क्या था कि यहां पर सभी वैज्ञानिकों ने तो बता दिया कि भैया डीएनए अणु ये होता है ना। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, यही लक्षणों को ले जाता है। ये आपने सिद्ध कैसे किया कि वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? ये सिद्ध कैसे किया? तो देखो, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है
डीएनए क्या होता है? सभी ने बोल दिया कि डीएनए क्या होता है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सभी लोगों ने बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आखिरकार इसको सिद्ध कैसे किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? किसी दूसरी चीज को कह सकते थे कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है? कैसे प्रूफ किया? इसके प्रूफ करने के लिए दो वैज्ञानिक आए। पहले आते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। पहला कौन आता है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ठीक है, पहला क्या आया हमारा? पहला आया फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो बता दें कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ, देखो जो सबसे पहले देख लो, जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है इसको सबसे पहले 1902 में सटन व बावेरी ने बताया। कब बताया? 1902 में सटन व बावेरी ने बताया, है ना। अब आते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक रूपांतरण प्रयोग किया, और यह प्रयोग क्या था? स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीव। ठीक है, ये रूपांतरण प्रयोग में क्या किया था कि इन्होंने किया था स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग, ठीक है, याद रखना इसको, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीव। ठीक है, इंक डालना पड़ेगा। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग यही था कि वो क्या किए थे? स्तनधारियों में, ठीक है, स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर इसका प्रयोग किए थे। स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करवाएं, और फाइनली डिसाइड कर दिया, फाइनली इन्होंने बता दिया कि क्या है? डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब देखो, ये जो यहाँ पे इनका जीवाणु था, इनका जो बैक्टीरिया था, वो जीवाणु का क्या नाम है? उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये था जीवाणु। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब ये प्रयोग हुआ किसमें? ये प्रयोग हुआ चूहा में, माइस में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या था? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी था, इसमें दो स्ट्रेन थे, एक था आर स्ट्रेन और एक था यस स्ट्रेन। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या था? आग्र स्ट्रेन को बोला गया स्मूथ स्ट्रेन। इसको देखो मैं पढ़ा के रखा हूं। अब यहाँ पे क्या था? बेसिकली आप लोग ये समझ लो। ठीक है, देखो इन्होंने चूहे में प्रयोग कैसे किया? चूहे में इन्होंने प्रयोग किया, जो एस स्ट्रेन था ना, एस स्ट्रेन को चूहे में पहले प्रवाहित किया। तो एस स्ट्रेन खतरनाक था, एस स्ट्रेन से चूहा मर गया। ठीक है, एस स्ट्रेन से क्या? वो चूहा मर गया। फिर सेकंड में क्या किया? इन्होंने आर स्ट्रेन को प्रवाहित किया, तो आर स्ट्रेन में चूहा जीवित था। यानी कि यहाँ पे अगर इसको प्रवाहित करोगे तो ये जीवित रहेगा, और अगर इसको करोगे तो ये मृत हो जाएगा। ठीक है, पहले ये स्टेन प्रभावित किया, मर गया। आर स्टेन प्रभावित किया, जीवित रहा। इसके बाद द्वितीय चरण में क्या किया कि ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन को, है ना, ताप द्वारा उसको हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, हीट किल्ड, एस को क्या किया? हीट किल्ड किया। देखो, अरे एक सेकंड ना, इसका शायद एक वीडियो है, इसका क्या नाम है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। इसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कम समय में समझाऊं यार, पता है देखो ये टॉपिक बड़ा है, इस टॉपिक को तुम्हें समझना पड़ेगा। क्लास देखो, प्लेलिस्ट किया जाता है, यहाँ पर जाओ, साइड में प्लेलिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत एवं प्रक्रम, फिर नीचे जाओ क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में जाओ, देखो मिलेगा। क्या है? ये मिल गया। देखो, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग
19 मिनट 7 सेकंड। वहां पे मैंने आपको फुल डिटेल से पढ़ाया है कैसे आर स्ट्रेन प्रवाहित किया, कैसे एस स्ट्रेन। तो आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग अब आपको देखना है, सर्च करना है, या फिर सर्च कर लो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, अंतिम में डाल दो बायो अमन, अपन मिल जाएगा, उधर ही आपको समझा देगा सब। ठीक है, तो अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन इतना जो बेसिक समझाया हूं इसको याद रखिएगा। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी प्रयोग किया था, उसमें आर स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन थे। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाने लगा तो आप तुरंत खटाखट बताने लगो, एग्जाम में बस कर बोले, एग्जामिनर बोलेगा बस कर हो गया खत्म, चल ठीक है नेक्स्ट बता, है ना ऐसे है। फिर पूछेगा यार तू पढ़ के किससे आया है। चलो ये हुआ ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एक प्रयोग और आता है हर्शी और चेज का प्रयोग। ठीक है, क्या है, हर्शे और चेज का प्रयोग। दिख रहा है ना सही से। कई बच्चों का डिमांड थी कि सर वो आप बहुत छोटा लिखते थे भैया, आप बहुत छोटा लिखते थे, अब बड़ा लिखते हैं, अब दिख रहा है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो जितना देखना हो, बाद में मौका ना मिली है ना चलिए देखिए यहाँ पे जो है हर्शी और चेज का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो देखो हर्शी और चेज का प्रयोग 1952 में हुआ था। दो वैज्ञानिक थे हर्शे और चेज। ठीक है, अल्फ्रेड डी हर्शे और मारिया चेज। इन्होंने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इन्होंने प्रयोग कैसे किया, इनके पास एक बैक्टीरियोफेज था। क्या था, बैक्टीरियोफेज था, यानी कि इनके पास एक विषाणु था। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। अब इसके बाद इनके प्रयोग में जो मतलब कि बैक्टीरिया था वो था ई कोलाई। ठीक है, इस्चीरिचिया कोलाई, इनके साथ था इस्चीरिचिया कोलाई, और इनके साथ थे बैक्टीरिया, और इन्होंने बैक्टीरिया के साथ ही अपना प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ऐसे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जीवाणु भोजी होते हैं, है ना, जीवाणु भोजी होते हैं। यानी कि ऐसे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उनका भोजन कर लेते हैं, वही होते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही जो प्लेलिस्ट है ना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में जाओगे तो इसी में ये देखो एक प्रयोग, इसको भी मैं बता के रखा हूँ, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्शे और चेज का प्रयोग। ठीक है, इतना आप लोग बेसिकली याद करके रखो, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस फुल वीडियो को देख लीजिएगा, तो इस फुल वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इसके लिए क्या क्या मतलब किसके फॉर्मेलिटीज होती, क्या क्या कैसे इन्होंने वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को किया। ठीक है, आप लोग ये समझ जाएंगे, ये वीडियो को जब देखेंगे तो इतना समझ जाएंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इन प्रयोग को किया। ठीक है, फुल डिटेल से बताया हूं, और ये वन शॉट में डिटेल बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा ख़त्म भी करना है और हमको आगे भी चलना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको क्या करोगे, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वंशागति का आणविक आधार में क्या देखते हैं कि जो डीएनए होता है, हमने देखा कि एक सेल है, हम आपको बता दें एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ये देखो ये क्रोमोसोम है, हमने इस क्रोमोसोम के भाग को काटा, पूछो डीएनए कहाँ पाया गया, इस क्रोमोसोम के भाग को काटा, तो ये हमको ऐसी संरचना है ना, ये डीएनए वाली संरचना हमको मिल गई। यानी कि गुणसूत्र का भाग होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का भाग होता है डीएनए। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, यूकारियोटिक कोशिकाओं में होता है। जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है, वो मिलकर के बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है ना, आपके जो बोर्ड का लेवल है, ठीक है, बोर्ड का लेवल क्या है, हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार की पाई जाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन टाइप्स। ठीक है, पहला है H2A, फिर H2B, फिर हो गया हमारा H3 और H4, है ना।
H3 और H4 है ना। H2A, H2B, H3 और H4 क्या हो गए हमारे हिस्टोन प्रोटीन हो गए। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, ये ऐसे हिस्टोन प्रोटीन रखे रहते चारों, ठीक है। फिर इन्हीं के ऊपर से डीएनए अपन कुंडलित करता है, ठीक है। फिर वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। इसको बोलते हैं ऑक्टोमर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ऑक्टोमर हिस्टोन, क्योंकि इसमें 4 हिस्टोन प्रोटीन, चारों के कण आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से डीएनए संरचना करके बनाता है। चलिए अब देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है डीएनए के बारे में थोड़ा सा कुछ एंजाइम्स को समझना। एंजाइम्स पहला है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ एंजाइम को समझ लो जो डीएनए को काटते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हमारा ट्रोपो आइसोमरेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, ट्रोपो आइसोमरेज। ट्रोपो आइसोमरेज क्या करता है, डीएनए के कुंडलन को खोलता है ना। जो डीएनए के जो कुंडल होते हैं, कुंडलन को खोलता है। कौन खोलता है, ट्रोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए के कुंडलन को खोलता है। नेक्स्ट आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना। सेकंड नंबर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम को समझना पड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, थोड़े थोड़े आरएनए खंड बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम को अगर डाल दोगे छोटे छोटे आरएनए खंड बनेंगे। कहाँ पे, आरएनए खंड बनाता है, ठीक है। जैसे जब डीएनए कट जाता है ना, डीएनए के एक खंड हटा दिए, अब इतना हमको बनाना है तो इसमें हमने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, तो ये छोटे छोटे आरएनए के खंड आपस में जुड़ते रहेंगे। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन एंजाइम के बारे में पढ़ना ना, समझना बहुत बहुत जरूरी है। एंजाइम को नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ोगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि इस एंजाइम की सहायता से कोशिका के न्यूक्लियोटाइड के खंड आकार डीएनए के साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या हो रहा था कि जो सेल थी, कोशिका के जो आरएनए खंड है वो आकर के आरएनए में, डीएनए में जुड़ने लगते थे। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या होता है कि इस एंजाइम की सहायता से कोशिका के न्यूक्लियोटाइड्स के खंड आकार, ठीक है, इसको अगर डाल दोगे तो क्या होगा, कोशिका के न्यूक्लियोटाइड के खंड आकर डीएनए में जुड़ने लगते हैं, ठीक है। ये होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कोशिका के खंड, कोशिका में जो डीएनए के खंड पड़े होंगे वो आकर के आपस में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं भैया, ठीक है। अब देखो, अब एक आता है डीएनए लाइगेज, है ना। ये समझ लो, इतने एंजाइम में क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा, है ना। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जब डीएनए का खंड कट जाता है ना, जैसे डीएनए का खंड था, ये था, अब हमने इसको काट दिया है, ये देखो। अब हमको इस डीएनए खंड को आपस में जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा, ऐसा तो नहीं फेविक्विक लाए चुआ दिए 2 बूंद जुड़ गवा, नहीं जुड़ा ना। कैसे जुड़ेगा, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम डाल दोगे तो ये डीएनए के खंड को जोड़ता है ना। डीएनए खंडों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ देता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे। अगला है हमारा आरएनए। आरएनए के बारे में मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको आरएनए के बारे में पढ़ा देते हैं। तो क्या करिए, आरएनए इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे, मिटा दूँ इसको, मैं साथ ही में मिटा देता हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोर्ड में थोड़ा सा मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ करती है। अब देखो, बहुत जल्दी आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते रहोगे ना, बस शेयर करते रहो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। शेयर वेयर करते रहो, थोड़ा सा कुछ आगे हम लोग निकल जाएं तो डिजिटल बोर्ड लगवा लें, इसका जहाँ भी ना रखें, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं तुम लोग को, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब डीमोटिवेशन आ जाए ना, आप लोग को डीमोटिवेट होने लगो, ठीक है,
अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, याद कर लेना कि बायो अमन तुम्हारे साथ है। फ़ोन कर लेना, मेरे से बात कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैंने अपना नंबर दे रखा है और आपको बता दूं कि हमारा एक सेकंड चैनल चलता है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पर आया था तो मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद यही था, मोटिवेट करना लोगों को, है ना। ये तो टीचिंग तो बाद में जब लोगों ने बच्चों ने बताया कि सर आप पढ़ा भी लेते हैं, तब तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो आप लोग बायोमन मोटिवेशनल चैनल पर जा करके, मोटिवेशन चैनल नाम है उसका, और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, ठीक है। उस चैनल पर जा करके आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को देख लीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कोई दिक्कत आ रही, किसी दिक्कत का आप लोग इंटरफेस कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। किससे? बायोमन से। और बात कैसे करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, वहां पर इंस्टाग्राम पे मैंने अपना जो पर्सनल नंबर है उसको शेयर करके रखा है, आप लोग मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या था हमने अभी देखा था। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी बच्चे बोल रहे होंगे बहुत बातें करते हो क्या किया जाए, बातें ना करें तो पढ़ा कैसे पाए। देखो इसमें लिख रखा है आरएनए कहाँ पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए, आरएनए पाया जाता है केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में, ठीक है। डीएनए केंद्रक में, माइट्रोकांडिया में, लवक में, इन सब चीजों में डीएनए पाया जाता है ना। यानी कि जो माइट्रोकांडिया होता है, माइट्रोकांड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दो यार तुम लोग, माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था? बताओ, इतने बच्चे वीडियो देख रहे हो, जल्दी से बता दो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था, बता दो, बताओ जल्दी से। देखो आपको बता दें, इस वीडियो का टारगेट है मात्र 10K लाइक, मात्र 10,000 लाइक, ठीक है, ज्यादा नहीं, 10,000, है ना। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइक करेंगे, बिना लाइक किए ना कोई भी बच्चा जाने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको एक दुखद बात बता दें कि हमारे 70% बच्चे ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड, वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। खाली 30% बायोमन परिंदे सब्सक्राइब करते हैं। तो भैया 70% वालों से कह रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख लिए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है हम लोग को। चलिए अब आता है आरएनए। आरएनए में हमने देखा, आरएनए में भी सेम प्रोसेस वही है। आरएनए किससे मिलकर बनता है? पेंटोज शर्करा, किससे मिलकर बनता है? पेंटोज शर्करा। फिर किससे मिलकर बनेगा? फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि डीएनए मिलकर के बनता था, फॉस्फेट ग्रुप। फिर तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक। देखो जो डीएनए था वो द्विकुंडलनी था ना भैया, और जो आरएनए है ये एक कुंडलनी है ना। खाली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ना। खाली एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ना। चलिए जो नाइट्रोजनी क्षारक, उसमें क्या था? एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ। तो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कैसे पाए जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। AgCu, AgCu टाटा CU है ना, AgCu। और उसमें कैसे याद करना था? AgCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, ये हुआ। चलो तो नाइट्रोजन क्षारक कितने पाए गए? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आरएनए के प्रकार। भैया आरएनए इतना मिलकर के बना होता है, ठीक है, समझ गए। अब बता दो भैया आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो देखो आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है mRNA, tRNA और rRNA। कौन सा आरएनए? पहला है हमारा mRNA, फिर tRNA, फिर rRNA। mRNA मतलब कि मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज को लेकर के आता है और लेकर के जाता है। तो mRNA क्या हुआ हमारा? mRNA हुआ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम लोग बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए, ठीक है। अब देखो mRNA हुआ मैसेंजर आरएनए, जो कि संदेश को लेकर के आता है और लेकर के जाता है। और
टी मतलब ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, तो हम लोग टी आरएनए को बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए। इसके बाद आता है आर आरएनए, आर आरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। तो इनके नाम याद कर लो, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इंग्लिश से लिख दूं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद राइबोसोमल आरएनए। इनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख के रखा है यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो देखो mRNA क्या करता है, mRNA संदेश लेकर के जाता है tRNA के पास, tRNA क्या करता है, उस संदेश को ट्रांसफर करता है राइबोसोमल आरएनए के पास, और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। यानी कि देखो, डीएनए सबसे पहले संदेश दे देता है किसको, mRNA को, मैसेंजर आरएनए को डीएनए ने संकेत दे दिया। ठीक है, बोला जा भैया तो क्या बना, तू मैसेज लेकर के जा, आरएनए बना। ठीक है, तो यम आरएनए भागता हुआ आता है कि मुझको मिल गया, मिल गया। किसके पास आएगा? टी आरएनए के पास। और टी आरएनए फिर आता है, टी आरएनए बोला अच्छा, टी आरएनए पास आया, बोल दिया ये ले संदेश, इस तरह का प्रोटीन बनाना है। टी आरएनए ने ले लिया प्रोटीन बनाने का काम। ठीक है, टी आरएनए फिर भागता हुआ गया आर आरएनए के पास, आरएनए आर आरएनए रुक, इधर इधर कहाँ जा रहा है, इधर ले संदेश लेते जा, एक ठो ऐसे प्रोटीन बना के ला। आर आरएनए गया, तुरंत प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में ये मदद करते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री क्या होता है? उधर इसके अंदर होते हैं राइबोसोम। ठीक है, वही बनाते हैं प्रोटीन। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग एक चीज यहां पे पढ़ेंगे, और वो है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ना। हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए का बनना, है ना, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, जो सबसे पहले जो डीएनए होता है ना, एक सेकेंड ना, इंक डाल लेता हूं मार्कर में, हो गया। ठीक, देखिए, जो डीएनए से जो आरएनए बनता है, जैसे कि ये है हमारा डीएनए, हमने देखा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए से बना हमारा आरएनए। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? तो यहाँ पे एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुलेखन। ओके, अनुलेखन की क्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है। यहां पर हम आपको पढ़ा दे, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा देते, तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, हम मिटा के आपको समझा देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मिटा दूं मैं इसको? चलो, वन शॉट वीडियो की ना नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10,000 लाइक कंप्लीट करवा दो, नहीं तुम लोग कहीं कहीं रास्ते मुझको मिल गए ना, तुमको बहुत अच्छे में बहुत पीट दूंगा। अरे कुछ याद नहीं आ रहा, नहीं कुछ तुम लोग को कोई शायरी सुनाता, गाना वाना कुछ मजा ही नहीं आ रहा, है ना। अब हम लोग देखो क्या पढ़ लेते हैं, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा, है ना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। तो देखो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है कि यहां से डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। ये होता है, कैसे होता है ये, एक इसका देखिए, एक मतलब कि वो होता है,
सारणी होती है। और ये देखो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को किसने प्रस्तुत किया था? तो उसको प्रस्तुत किए थे क्रिक। क्रिक जो वैज्ञानिक थे ना, क्रिक वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगर पूछे जाए कब किए थे तो भैया वो किए थे कब है 1953, हाँ 1958 एग्जैक्टली 1958 ईस्वी में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्रिक के द्वारा प्रस्तुत हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए। हमें पता है डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, आरएनए से क्या होता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और ढेर सारी प्रोटीन मिलकर के क्या बनाती हैं, वो बनाती है हमारे ऑर्गन, है ना, बॉडी ऑर्गन बनाते हैं। तो देखो जो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं, जो डीएनए से वो बनता है, आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं अनुलेखन। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे, अनुलेखन बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर, ई कहां से आ गया, ई यार ज्यादा लग रहा है मेरे को, क्या दिक्कत आ रही, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना। चलो ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। ठीक है, देखो जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन क्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए बन जाता है। ये आरएनए कौन सा आरएनए बनता है, ये बनता है सबसे पहले एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, आदेश देता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और ये जब आदेश देता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और फिर ट्रांसलेशन के बाद बन जाता है प्रोटीन। हमने तो ये देख लिया कि जिन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, तो ये ऐसे काम करेगा, है ना। जैसे ये चाचा हैं, इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ऐसे काम करेगा। लेकिन ये एक है वायरस, ये देखो, और इसका आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। जब इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है तो इसका प्रोटीन कैसे बनेगा, ये देखते हैं हम लोग, है ना। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसका आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। तो आरएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए से क्या बनेगा, फिर डीएनए से बनेगा एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनेगा, उसका ऑर्गन। एमआरएनए से बनेगा डीएनए। अब देखो यहां पे ये चीज समझ लो कि एमआरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एमआरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स मतलब कि रिवर्स हो गई, बैक हो गई, है ना। इधर क्या बोलते हैं, फिर इधर ये सामने पूरा वही चला जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर ये होगा ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है? यानी कि जो डीएनए होता है, समझो जो डीएनए से, ये देखो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर स्टूडियो में कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है, आप लोग बोर हो रहे हो क्या, बोर मत होना। ठीक है, ये देखो जैसे मेरे अंदर डीएनए है ना, समझो मेरे अंदर डीएनए है, उस डीएनए से बन रहा है आरएनए। क्या बन रहा है, उस डीएनए से बन रहा है आरएनए, और वो आरएनए बना रहा है प्रोटीन, प्रोटीन बना रहा है ऑर्गन, कई ऑर्गन मिल करके मेरे को तैयार कर दिए, मेरी बॉडी बन गई। ऐसे बनती बॉडी, है ना। ये एक सेंट्रल डोग्मा होता है, इसको किसने बताया था, क्रिक ने बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा ये अनुलेखन होगा, प्रतिलोम अनुलेखन, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम अनुलेखन। क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुलेखन। और अपना ये तो अनुलेखन है ही है ना। ये क्या है, ये है रूपांतरण। अब एक चीज समझ लो यहाँ पे, जैसे ये बैक्टीरिया है, टीएमवी वायरस, हमने मान लिया टीएमवी है। ठीक है, इस टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो आरएनए से पहले बनेगा डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, अब प्रोटीन बनने के बाद उसका ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझो कि जो आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कौन कराता है, तो ये कराता है एक एंजाइम। क्या कराता है, ये कराता है एक
एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम का क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज लग गया ना, एज मतलब कि एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। यही होता है सेंट्रल डोग्मा, और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ये बहुत पूछ लिया जाता है, और मैं आपको बता दूं, लिख के देता हूं, जो बच्चे आगे चल के नीट की तैयारी करेंगे देख लेना कितने क्वेश्चन इधर से बनते हैं। ठीक है, हल्के हल्के में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, जब तैयारी करने पहुंचोगे ना तब पता चलेगा यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, उधर ही पता चलेगा। ठीक है, तो उधर से फ़ोन करना, बता देना भैया ये सब सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो अपने कॉपी में, फिर हम लोग इसको मिटाए दें, मिटाए दें। चलो इसको देख लो जैसा भी है, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। तो क्या किया जाए? इसको मिटा दिया जाए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो चलिए, अब हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है? अब ये हमारा देखो अंतिम टॉपिक है। ठीक है, आप लोग डीएनए आरएनए पढ़ लिए हैं। देखो बेसिकली वन शॉट वीडियो में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो चीज़ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है अभी डीएनए के बारे में, ठीक है, और मैंने आपको आरएनए के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये आपसे क्या हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इतने अंतर बता दिए हूँ भैया, इतना अच्छे से पढ़ा दिया, कितने अंतर निकाल सकते हो? तो चलो सभी लोग क्या करेंगे कि अंतर निकाल करके उस अंतर को जहाँ पर लिखेंगे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जाहिर सी बात है। और उस अंतर को ना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पर क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पर मुझे भेजेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़ के हमारा ये चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो खत्म खत्म खत्म। चलो सभी लोग पहले स्माइल करो, स्माइल करो प्लीज, स्माइल 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 करो, ऐसे करो, करो। चलो सुनो, एक एक सभी बच्चे क्या करेंगे? एक एक स्माइल करके फ़ोटो लेंगे, सभी बच्चे एक एक स्माइल करेंगे, फ़ोटो लेंगे, और उस फोटो को इंस्टाग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, उसको मैं स्टोरी लगाऊंगा सभी बच्चों की। ठीक है, चलिए स्माइल करिए, स्माइल करिए, और साथ में मेरी फ़ोटो और आपकी फ़ोटो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके तब आप मुझे भेजेंगे उसमें इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए करिए स्माइल चलो कर लेना आप, ठीक है, करके भेज देना मेरे को, मैं देख लूँगा। सब लोग उस चेहरे से तो वाकिफ़ हो जाऊँ ना, ये मत समझना कि ऑनलाइन है, मुझे नहीं जानते ये कौन है। अरे भैया ये आपकी कोचिंग है, ठीक है, आपका ये इंस्टीट्यूट है और किसी का नहीं है, समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो इसको अपना समझो, बड़े गर्व से बोलो कि हम वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हमारा टॉपिक है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या टॉपिक है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये एक क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको बता दें कि ये एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर चलता है ना। ऐसा नहीं है कि बस इधर ही आपके एरिया में चल रहा है और किधर चल भी नहीं रहा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, और इसकी शुरुआत हुई है 1990 में। क्या होता है कि 1990 में मनुष्य के जीनोम में उपस्थित, है ना, मनुष्य के जीन में उपस्थित या मनुष्य के जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम को पता लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1990 में मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के जीनोम में उपस्थित, जो जीनोम में जो उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों को, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारकों को पता लगाने के लिए, नाइट्रोजनी क्षारकों को पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माने कि नाइट्रोजनी समक्षारों को पता लगाने के लिए ही ह्यूमन जीनोम परियोजना शुरू किया गया। अब देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीनोम क्या होता है। जीनोम मतलब कि जीन, है ना, जीन। ये बताओ, ये डीएनए है, हमने देखा भैया डीएनए ये है। इंक डाल ले पहले तो, है ना, मार्कर नहीं धीरे चलेगा। हमने देखा डीएनए को, हम जब आपको अभी बता रहे थे, क्या कलर्ड हो रहा है यार मेरे को, जब मैं अभी आपको बता रहा था ये डीएनए के बारे में, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको, ओपन नहीं हो रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, डाल ही देते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, डिस्टर्ब नहीं करते ना, डिस्टर्ब हो जाता है ये भी, है ना। वैसे बहुत चला ये मार्कर मेरा, इससे मेरा फेवरेट मार्कर है ना। देखो इट्स माय फेवरेट मार्कर, है ना। आप भी इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। कितने का था पता नहीं, जितने का भी हो। देखिए हमने देखा था कि जो डीएनए था, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड था, हमने उसको किधर से लाया, हम उसको लाया गुणसूत्र से, हमने उसको लाया क्रोमोसोम से, ठीक है। क्रोमोसोम से निकाला क्या, डीएनए, समझ गए ना। क्रोमोसोम से क्या निकाल लिया, डीएनए। जो डीएनए होता है हमने देखा ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। भैया इसमें जीन क्या है, ये देखो, जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। जैसे ये एक डीएनए का खंड है, ठीक है, फिर यहाँ से एक दूसरा डीएनए का खंड, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ठीक है, 1 2 3 4। जीन किसे बोलेंगे, जीन बोलेंगे डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। किसको बोलते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं, डीएनए के खंडों को अपन लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। जीन क्या होती है, जीन यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि एक डीएनए की इकाई होती है। जीन क्या होती है, यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये था। इन खंडों में क्या होता है, इन खंडों में होता है नाइट्रोजनी क्षारक। हमने आपको बताया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनका एक होता है क्रम। नाइट्रोजनी क्षारक का होता है एक सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस में नाइट्रोजनी क्षारक लगे हैं, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को इस मानव जीनोम परियोजना में ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समझना होता है बस। तो देखो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो लगभग 3 बिलियन पाए गए हैं। कितने, जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो लगभग 3 बिलियन पाए गए हैं। और आपको बता दें कि एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजनी क्षार है ना, नाइट्रोजनी क्षार वो अभी तक 3 बिलियन आके गए हैं, है ना, मतलब 3 बिलियन बताए गए हैं। और एक जो आपका एक क्या है, एक जीन है, एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, है ना। सपोज दैट हमने ये इतना जीन को ले लिया, है ना, तो इसमें लगभग 3000 नाइट्रोजनी समक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, नाइट्रोजनी समक्षार क्या है, जो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ते करके लगभग 3000 नाइट्रोजनी समक्षार पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि ह्यूमंस के अंदर लगभग 30,000 जीन पाए गए हैं। कितने हजार, देखो, है ना, ह्यूमंस का आंकड़ा देख लो, ह्यूमंस के अंदर लगभग 30,000 जीन पाए गए हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर कितना जीन पाए गए हैं, लगभग 30,000 जीन पाए गए हैं, है ना, 30,000 जीन पाए गए। और आपको पता है कि एक जीन के अंदर 3,000 नाइट्रोजनी बेस, इन्हीं को पढ़ना, इन्हीं नाइट्रोजनी बेस को पढ़ा जाता है किस में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मानव जीनोम परियोजना में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नाइट्रोजिनस बेस को पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अब आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है मानव जीनोम परियोजना के बारे में कि मानव जीनोम में, ठीक है, यहां पे लिख लेना कि मानव जीनोम में क्या होता है, मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है, ठीक है। मानव जीनोम में क्या है, मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्मक है, तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए, प्रति एक क्षार को पहचानने के लिए, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, प्रति क्षार को
पहचानने के लिए कितने डॉलर का खर्च आता है? तो उसके लिए आता है प्रति क्षार को पहचानने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। ठीक है, क्या होता है? 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। ठीक है, ये आपका ना एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है कि जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम में लगभग 3 गुणे 10 की पावर 9 यानी कि लगभग 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षार युग्मक पाए जाते हैं तथा प्रति क्षार युग्मक को पहचानने के लिए, एक क्षार युग्मक को पहचानने के लिए ये वाला, ठीक है, एक जीन के अंदर 3000 नाइट्रोजनी बेस होंगे, एक क्षार युग्मक को पहचानने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। ठीक है, 3 अमेरिकी डॉलर का क्या होता है? खर्च आता है। अब ये बताओ 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा तो इसके लिए जो संपूर्ण योजना चल रही है ना, तो इसमें क्या होगा? संपूर्ण योजना में खर्च कितना आएगा? तो संपूर्ण योजना पर लगभग 3 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। लगभग 3 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है? क्योंकि हमने देखा कि 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षार है, 1 बिलियन को करने के लिए 3 डॉलर, तो ये हुआ। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका उद्देश्य ये है कि 20,000 से 25,000 लगभग जीनों का पता लगाना। ठीक है, लिख दो इसको। चलिए इसको मैं लिखे देता हूँ, आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, इसको मिटा दूँ? इसको लिख लो अपने कॉपी में, फिर मिटा देते हैं। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको बोल देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना वो इसको तुरंत मेरे साथ नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। हेडिंग डालिए आप उद्देश्य। कौन सी हेडिंग डालेंगे? उद्देश्य। आखिरकार ह्यूमन जीनोम परियोजना का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसमें लिखिए कि 20,000 से 25,000 लगभग जीनों का पता लगाना। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है ना, कि 20,000 से 25,000 लगभग जीनों का पता लगाना, ये उद्देश्य था। इसके बाद लिखिए मानव डीएनए को बनाने वाली 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारक के अनुक्रमों का पता लगाना। ठीक है, जो मानव का डीएनए होता है, मानव को डीएनए को बनाने के लिए लगभग 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने बिलियन? 3 बिलियन। तो इसका पर्पस क्या, उसका उद्देश्य क्या है कि मानव डीएनए को बनाने वाली 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रमों का पता लगाना होता है। और ये जो नाइट्रोजनी क्षारक के जो अनुक्रमों का पता लगाना होता है ना, इसको बोलते हैं डीएनए मैपिंग। क्या बोलते हैं? डीएनए मैपिंग, है ना। नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रमों का पता लगाना, किस सीक्वेंस पे हैं, ए जी 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 सी टी 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 ए जी सी टी जी 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 करके, ऐसे करके, है ना, वो होता है नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम। इसके बाद तीसरा है नाइट्रोजनी समाचारों को आंकड़े के रूप में संग्रहित करना। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना का कहीं ना कहीं ये भी महत्व है कि जो नाइट्रोजनी क्षार जितने भी खोजे गए हैं उनको एक आंकड़े के रूप में परिवर्तित कर देना। ठीक है, उनको लिख करके रख देना, उनको आंकड़ा बता देना। ठीक है, विशेषताएं क्या है? ठीक है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो मानव जीनोम में लगभग 3,164.7 करोड़ नाइट्रोजनी समाचार मिलते हैं। ठीक है, 3,776, कितना है? 3,164 है, सॉरी, 3,164.7 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं। ठीक है, मानव जीनोम में क्या है? लिखो, पहला नंबर लिखो कि मानव जीनोम में 3,164.7 करोड़ नाइट्रोजनी समाचार मिलते हैं। दूसरा नंबर, प्रत्येक जीन में लगभग 3,000 नाइट्रोजनी समाचार पाए जाते हैं। मैंने बताया कि एक जीन है तो लगभग आपके पास क्या होंगे? 3,000 नाइट्रोजनी समाचार पाए जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जीन में लगभग 3,000 नाइट्रोजनी समाचार पाए जाते हैं। अब देखो तीसरा नंबर लिखो कि मानव जीनोम में सबसे बड़ी जीन क्या है? डिस्ट्राफिन है। इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो, मानव जीनोम में, इंपॉर्टेंट है भैया ये ना, इसको एमसीक्यू बन सकता है। मानव जीनोम में सबसे बड़ी जीन, ठीक है, सबसे बड़ी जीन कौन सी है? तो मानव जीनोम में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन, मानव जीनोम में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन है। ठीक है, इसके आगे लिखो जिसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। डिस्ट्रॉफिन है जिसमें
2.4 करोड़, ठीक है, 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें लगभग 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। बोर हो रहे हो क्या? सोचो कितने वैज्ञानिक खोजबीन में लगे हैं, और तुम लोग बोर हो जाओ ना तो सीधे जाना बायो1 मोटिवेशन चैनल पर, मोटिवेशनल वीडियोस को देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लो कि कुल जीनों की संख्या लगभग 3000 है। अब इसमें लिख लो कि खोजी गई जीनों में 50% से अधिक जीनों के कार्य करने के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जितनी जीनें खोज ली गई हैं उनमें से लगभग 50% से अधिक जीनों की जो जानकारी है ना, वो जो कैसे कार्य करते हैं, उनके कार्य करने की जानकारी को प्राप्त कर लिया गया है। इसमें लिखो 2% जीन ही प्रोटीन का कूट लेखन करता है ना, केवल 2% जीन ही प्रोटीन को बनाता है, बाकी क्या करता है ना। बायोटेक्नोलॉजी वालों से पूछो भैया, अभी आगे पढ़ोगे यार, सब मिलेगा, ये चीज़ जो पढ़ रहे हो ना सब मिलेगा। अब देखो मानव जीनोम में बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं, है ना। पुनरावृत्ति अनुक्रम मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। पुनरावृत्ति अनुक्रम मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या होता है, मानव डीएनए में बहुत बड़े भाग में, ठीक है, मानव डीएनए के बहुत बड़े भाग में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे, जैसे कि ACTT GAA है ना, फिर यही फिर रिपीट हो गया, 2 बार आ गया, फिर यही रिपीट हो गया 3 बार 4 बार, तो इसे होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस, है ना। यानी कि यही ACTT GATTA है ना, कई भाग में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करिए, ये जो देखिए जैसे ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस हमने देखा कि ये एक डीएनए है, समझना ये एक डीएनए है और इस जगह पर रेपिटेटिव सीक्वेंस मिल रहा है, लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में रेपिटेटिव सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। पुनरावृत्ति अनुक्रम इस जीन पर पुनरावृत्ति अनुक्रम लगातार हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए। बताओ समझ आया ना। अगर रिपीटेटिव अनुक्रम बताया जा रहा है बहुत बड़े भाग में पाया जाता है, बता दिए आपसे कि जो रिपीटेटिव अनुक्रम होता है वो डीएनए के बहुत बड़े भाग में पाया जाता है, तो हमें पता है कि अगर डीएनए के बहुत बड़े भाग में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है तो वो डीएनए होगा, उस डीएनए को बोलेंगे हम सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए। अब हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए के बारे में, तो इसको क्या करो, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन, इसको याद रखना, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के ना ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आए उन चीज़ों को बता देना, इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। इसका शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा होगा, मैं उसको बता मतलब कि वो किया हूँ, जो क्लास 12 बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो चल रही ना, उसमें मैं इसको पढ़ा करके रखा हूँ, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इससे क्या होगा कि जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। देखो हमने देखा कि जहां पर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है उसको हमने बोला क्या? सैटेलाइट डीएनए, है ना, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब देखो जो सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए का 99.9% जो भाग होता है वो सबका समान होता है, ठीक है, सबका समान होता है, और इस समान वाले भाग को बोलेंगे बल्क जीनोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे? बल्क जीनोमिक डीएनए। यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए निकाला जाता है वो सबका 99.9% क्या होता है? सेम होता है, और 0.1% क्या होता है? असमान होता है, ठीक है। क्या होता है कि 0.1% क्या होता है? असमान होता है, और ये जो असमान डीएनए हो गया ना, एक हो गया बल्क जीनोमिक, एक हो गया 0.1% असमान डीएनए। ये जो 0.1% का जो सैटेलाइट डीएनए है ना, क्या है? ये जो 0.1% का जो सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए, एक सेकंड, गलत हो रहा है कुछ यार। एक सेकंड ना,
LLITE, LLITE, सैटेलाइट है ना। सैटेलाइट तो मैं ये वाला सैटेलाइट लिख दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, कुछ कुछ मतलब कि मिला जुला नहीं लग रहा है मेरे को, है ना। तो ये क्या है? सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए। मतलब कुछ यार उतने समय से पता है यहाँ पे गलत लिख रखा था, थोड़ा सा कुछ वो हो रहा था, अंदर से लग रहा था कि यार कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं, गलत पढ़ा रहा हूँ क्या। है ना। पता है गलत वलत तो जल्दी, बहुत रेयर केस में कोई गलती हो गई तो मैं नहीं जानता, नहीं तो मैं गलत नहीं पढ़ाता। बहुत ज़्यादा रिसर्च, इसलिए पता है मात्र 20 मिनट के वीडियो के लिए ना कम से कम 2 घंटे 3 घंटे रिसर्च चलती है, तब जाके वीडियो आता है वो, है ना। चलो देखो अब आ जाओ, ये जो 0.1% जो हमारा असमान डीएनए बच रहा है, इस असमान डीएनए को बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए में 2 प्रकार के डीएनए होते हैं, ठीक है। ये जो 0.1% असमान डीएनए, इसमें 2 प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। क्या होता है? हिंदी से भी वही लिखोगे, मिनी सैटेलाइट डीएनए, और दूसरा क्या है? माइक्रो सैटेलाइट, यार इसको मैं कैसे लिख दिया, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। गलत लिखने लगो ना, स्मॉल कैपिटल को बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है। देखो ये सैटेलाइट डीएनए 0.1% जो था वो एक है मिनी सैटेलाइट डीएनए, इसको वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट वाइट अपन लोग तो बना नहीं रहे, है ना। फिर हो गया माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो दो बराबर भागों में बटेगा, कब? जब उसका बल्क जीनोमिक डीएनए 99.9% डीएनए हट जाएगा। 0.1% जो असमान डीएनए होगा, ये डीएनए ना सबका अलग अलग होता है ना। बाकी डीएनए सबका सेम होगा, मेरा मैं आपका सब बल्क जीनोमिक डीएनए ना सबका डीएनए सेम होगा। बल्क जीनोमिक डीएनए ना सबका सेम होता है। अलग क्या होता है? अलग होता है सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट में मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। देखो मिनी मतलब छोटा, है ना, मिनी मतलब छोटा। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए क्या होता है कि जिनमें क्षारों का अनुक्रम 10 से 50 तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्षारों का अनुक्रम, ठीक है, इसमें जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो क्या होता है? 10 से 50 तक, ठीक है। जो इसमें क्षारों का अनुक्रम होगा ना वो कितना होगा? इनमें क्षारों का अनुक्रम होता है 10 से लगभग 50 तक अनुक्रम होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए में, ठीक है। मिनी सैटेलाइट डीएनए के जैसे AGGCCCT से शुरू हुआ, कहाँ तक गया? T तक गया, और इसके बीच में ना 10 से 50 क्षारक ही पाए गए, उसको बोलेंगे मिनी सैटेलाइट डीएनए। समझ गए ना? समझ गए ना? ना समझ पाए पीट देंगे तुमको। अब देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्षारों का अनुक्रम लगभग 50 से शुरू होते हैं और 100 तक जाता है, ठीक है। इसमें 50 से 100 तक क्षारों का अनुक्रम पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे GCCC से शुरू हुआ, T तक गया, तो इसके बीच में कितने नाइट्रोजनी समक्षार रहेंगे? 50 से लगभग 100 नाइट्रोजनी समक्षार रहेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। अब थक गए होगे ना यार तुम लोग भी, ये थोड़ा सा बोरिंग था, है ना। मानता हूँ यार ये बोरिंग था, ये थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग था, लेकिन अब अगला वाला बोरिंग नहीं है। अगला पता है क्या है हमारा? अगला है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तनको बोरिंग नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इतना लिख लो, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट। अब हम पढ़ते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खत्म करते हैं चैप्टर, ठीक है। चलो लिख लो, मिटा दे इसको। चलो इसको मिटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गएगा, हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन ये 128 में बोर तो होना नहीं ना, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ठीक है। इतना मैं आपसे बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर तुम इसमें पढ़ लिए ना, पूरा वीडियो देख लिए ना, सच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, तुम मास्टर बन जाओगे। अगला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। इतना इतना मतलब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें, इसको बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन। क्या बोलते हैं? डीएनए
अंगुली छापन। ठीक है, अब आपको बता दें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो है वो 1985 में अलेक्स जेफरी ने किया था। किसने किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1985 ईस्वी में एलेक्स जेफरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इसमें किया क्या जाता है, इसमें अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध में अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि देखो, समझो बिल्कुल बेसिक भाषा में, ये एक मानव है, ये दो मानव है, ठीक है, इन दो मानवों का लिया गया डीएनए, ठीक है, डीएनए, अब देखना लिखना आपको है, डीएनए के बाद इनकी जो न्यूक्लियोटाइड थी, क्या थी? न्यूक्लियोटाइड्स, इसका भी लिया गया न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स था उनको क्या किया गया? उनको आपस में मैच करवाया गया, उनकी आपस में तुलना किया गया, और तुलना करने के बाद उसका क्या किया गया? उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतना सिंपल है ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो, तो यहां पे हमने क्या देखा, वायर परेशान करके रख देता। देखो यहां पे हमने देखा कि दो अलग अलग चाचाओं को बुलाया गया, फिर इसके बाद क्या किया गया? उनका न्यूक्लियोटाइड आपस में मैच कराया गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहां पे, देखो इनका क्या निकाला गया? इनका डीएनए निकाला गया। डीएनए निकालने के लिए कोई स्रोत होगा ना, ऐसा तो है नहीं तुम सिरिंज डाले कहीं से डीएनए निकाल लिए, तो कोई स्रोत होगा, कोई सोर्स होगा, उसी सोर्स से तो आप डीएनए निकालोगे। तो इसका सोर्स क्या है? जैसे हेयर हो गया, ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया, टंग एरिया हो गया, क्या हो गया? हेयर हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, फिर स्पर्म हो गया, टंग एरिया हो गया, ठीक है। तो वहां से आपने इन चाचाओं का निकाल लिया ये डीएनए। अब फिर इस डीएनए को क्या किया? इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या किया? स्टडी कर लिया, आपस में तुलना करके उसका अध्ययन कर लिया, बता दिया, ठीक है। अब देखो सोर्स से क्या किया? सोर्स से तुमने निकाल लिया डीएनए, सोर्स से निकालते हो, लेकिन आपको पता है कि सोर्स में जब पहुंचोगे, जैसे हेयर में तुम पहुंचे तो हेयर पे तुम्हें क्या मिली? एक सेल मिली, ठीक है। सेल से तुम निकालोगे डीएनए, क्या करोगे? सेल ही से तो डीएनए निकालोगे, बताओ, सेल से डीएनए निकालोगे ना। अब देखो जब तुम डीएनए निकाल लिए, सपोज दैट तुमने ये कटोरा लेके गए थे, ये कटोरा, इसमें तुमने एक कटोरा डीएनए निकालना है, सेल से डीएनए निकालना है, ठीक है। पकड़ने वाला बना देना, दोनों तरफ पकड़ के लाओगे ना, इसे करके पकड़ के तुम डीएनए को ले आए भैया, ले आए ना, ले आए कि नहीं? परेशान तो नहीं हो? तुमने पकड़ के डीएनए को ले आया, एक कटोरा डीएनए लाए। अब हमने वही बताया था कि वो सैटेलाइट डीएनए था, उसमें बल्क जीनोमिक डीएनए भी होगा, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, है ना। तो हमको क्या करना है? हमको किसका काम है? हमको काम है मिनी सैटेलाइट डीएनए का काम है, ठीक है। तो हमको सब डीएनए को हटाना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल था, इस डीएनए मॉलिक्यूल को हमने सेंट्रीफ्यूगेशन, किसमें? हिंदी से लिख देता हूं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं। इस डीएनए अणु को क्या करते हैं? इस डीएनए अणु को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या होती है? ये एक मशीन होती है, उसमें एक डिब्बा भरा होता है ना, उस डिब्बा में पूरा कटोरा भर डीएनए को डाल देते हैं। ये देखो ये डीएनए तैर रहा है, ठीक है। फिर सेंट्रीफ्यूज करता है, इसको खूब तेज से घुमाता है, और जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इसको घुमा देगा, तब देखो होता क्या है, तब इसमें जो बल्क जीनोमिक डीएनए है, क्या है? जो बल्क जीनोमिक डीएनए, ठीक है, 99.9% डीएनए जो बल्क जीनोमिक था वो नीचे बैठ गया, ये देखो बैठ गया। इसके बाद एक ऊपरी सतह पर इसके पहुंच गया माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, उसके बीच वाली सतह पर पहुंच गया कौन? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, ये पहुंच गया। फिर उसके ऊपरी वाली सतह पर बिल्कुल हल्का डीएनए, सॉरी माइक्रो, हाँ सही है। फिर उसके ऊपर वाली सतह पर पहुंच गया हमारा कौन? मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। कौन पहुंच गया? मिनी सैटेलाइट डीएनए। रुको एक कॉल आ रहा है, हेलो।
तो देखो अपन कहाँ पे थे, अपन थे मिनी सैटेलाइट डीएनए पे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, जो बल्क जीनोमिक डीएनए था 99.9%, ये डीएनए हमने हटा लिया, है ना, हटाया। इसके बाद आया ये मिनी सैटेलाइट डीएनए, है ना। मिनी सैटेलाइट डीएनए का है अपने को काम, क्या है, मिनी सैटेलाइट डीएनए का है अपने को काम। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में तो हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, अब सेकेंड स्टेज में इसको क्या करेंगे भैया, तो सेकेंड स्टेज में मिनी सैटेलाइट डीएनए को निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए को निकालते हैं, ठीक है। इसमें से ये भैया भंडार है, इस भंडार से तुम मिनी सैटेलाइट डीएनए को निकालोगे तो ऐसे तो निकाल नहीं लोगे, गए चिमटा डाल के निकाल लिए, नहीं। इस मिनी सैटेलाइट डीएनए को जब तुम क्या करोगे, इससे अलग करोगे, तो ये है हमारा मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। इस मिनी सैटेलाइट डीएनए में आप डालोगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्या डालोगे, यहां पर तुम डालोगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। क्या डालोगे, इसमें तुमने डाल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तुमने डाल दिया। अब हमें पता है भैया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये डीएनए को खंड खंड में काट देता है ना। क्या कर देता है भैया, डीएनए को खंड खंड में काट देता है। देखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म कहां पे होती है ना। देखो यहां पे क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को खंड खंड में काटा। इसके बाद तीसरे में आते हैं, तीसरे प्रोसेस में आते हैं, उसमें इसको एक मशीन में रखते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। इन खंडों को क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो डीएनए खंड हमको कटे हुए मिले, ये देखो, है ना, ये देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ये हमको डीएनए खंड कैसे कटे मिले, ये मिले हमको जब हमने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाल दिया भैया, है ना, डाला, हमको ये खंड मिल गए। अब इन खंडों को क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ होता है निगेटिव चार्ज, है ना, और दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज। लगता है इंक डाल लें अब, है ना, बिना इंक डालने काम चलने वाला नहीं है मेरे को लग रहा है ना। देखो यहां पे क्या है, पहली तरफ है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ है पॉजिटिव चार्ज, इंक पड़ गई। अब क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल भरा होता है जिसको बोलते हैं एगरोज जेल, ठीक है। इसमें इसके अंदर एक जेल भरा होता है जिसको बोलते हैं एगोरेज जेल, ठीक है, एगरोज जेल, ठीक है। इसके अंदर एक जेल भरा होता है, एगोरोज जेल भरा होता है, और ये जेल क्या होता है, इस जेल की मदद से निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव। अब ये बताओ जो डीएनए होता है, डीएनए कौन सा चार्ज होता है, डीएनए हमने आपको जब डीएनए पढ़ाया था तो आपको पता है कि ये जो डीएनए है ना भैया, ये कौन सा चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब तुम इस जगह से इन डीएनए को डालोगे तो प्लस माइनस की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। तो जो बड़ा खंड होगा ये लग जाएगा, है ना। बड़े खंड क्या होंगे, बड़े खंड ये आपस में लग जाएंगे, ठीक है, ये देखो। और आपको बता दें इसके अंदर ये जो एगोरेज जेल होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है, क्या रहता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है ना। क्षारीय माध्यम इसके अंदर होता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्षारीय माध्यम होता है। अब ये बताओ डीएनए निगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ आए, बड़ा खंड इधर, बड़ा छोटा 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 करके इधर लग गया, ठीक है। अब देखो ये लग गया, तो अब इसमें क्या किया जाता है, अब नेक्स्ट किया जाता है, इसमें एक नायलॉन की सीट चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, फोर्थ स्टेप में नायलॉन की सीट,
नायलॉन की सीट चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हमने नायलॉन की सीट लाया भैया, उसको हमने ऐसे करके से बिल्कुल चिपका दिया, ठीक है। तो हमने नायलॉन की सीट चढ़ा दिया, तो इसमें क्या हुआ देखो, नायलॉन की सीट में होते हैं डीएनए प्रोब्स। क्या होते हैं? डीएनए प्रोब्स। ये डीएनए प्रोब्स ना जा करके इन डीएनए प्रोब्सों से चिपक जाते हैं, और जब ये जाके इन डीएनए प्रोब्सों से चिपक जाएंगे ना, तो क्या होगा, ये डीएनए प्रोब्स क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। ये डीएनए प्रोब्स क्या होंगे, ये डीएनए प्रोब्स रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, डीएनए प्रोब्स चिपक जाते हैं, और फिर हम इनको एक्सरे में देख लेते हैं, है ना। फिर पांचवें में क्या करते हैं, इनको एक्सरे में देखते हैं, और जब इनको एक्सरे में देखते हैं तो इनका एक हमें सीक्वेंस दिखाई देता है, इनका एक हमें अनुक्रम दिखाई देता है, और ऐसे करके ये हमें जो अनुक्रम दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखा ये अनुक्रम जो दिख रहा है हमको ना, सोचो समझो, रेडियो वो ये क्या है, इसमें नायलॉन की सीट चढ़ाने के बाद जो डीएनए प्रोब्स थे इसके अंदर जुड़ गए, तो हमको कुछ ऐसा अनुक्रम दिखा, ठीक है। चलो हमने माना कि श्यामू लाल का ऐसा अनुक्रम मिला, ठीक है। चलो अब हमने देखा जो काका, मतलब कुछ और नाम रख लो इसका, कालू राम, है ना, कालू राम। तो कालू राम का जो अनुक्रम था ना, वो भी निकाले तुम ऐसे मिनी सैटेलाइट करके, पूरा प्रोसेस करके, ठीक है। ये निकाल लिए, ये है कालू राम का अनुक्रम और ये है श्यामू लाल का, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मैच कराओगे, अगर ये मैच कर गए तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये डीएनए इसका सेम है, मतलब ये इसका डीएनए है, ये वहां पर गया था, वहां पर था, या इसने ऐसा कुछ किया है। यानी कि अगर इसका दोनों का डीएनए सेम आ रहा है, मैच खा रहा है, समझ जाओ कि ये इसका बच्चा है, ठीक है। ये होता है, प्रोसेस बड़ी है, ठीक है, प्रोसेस बड़ी है, मानता हूं प्रोसेस बड़ी है। ये हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खत्म। देख लो एक बार, खत्म ना, खत्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खत्म यहीं से। अब देखो देखो हम बता दें आपको कि हमारा जो सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर के ना मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस को नहीं देखोगे मजा नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले बात ये फंसती है भैया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ काम में ली जाती है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हत्या, बलात्कार और पैतृकता, मतलब बच्चों की पहचान में, कहाँ पे, पहला तो हुआ हमारा हत्या में, ठीक है, फिर आता है हमारा बलात्कार में, फिर आता है हमारा माता पिता की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे देखे होंगे सीआईडी वीआईडी देखे होंगे ना, तो उसमें जब क्राइम हो जाता है, हत्या हो जाता है, तो वहां पे एक फॉरेंसिक टीम पहुंचती है ना। फॉरेंसिक टीम क्या करती है, वहां पे हर जगह के एरिया को लेती है, वहां पे झरियाती है ना, ऐसा कुछ करके झाड़ू लगाती, छोटा छोटा करके उसको भर लाती है, फिर उसको डीएनए से उसको खोज किया जाता है, डीएनए से खोज करके निकाला जाता है, अच्छा शायद ये गया हो, इसका डीएनए ला करके मैच कराओ। अगर कहीं पर बलात्कार हुआ, रेप केसेस हुआ, किसी पर शक जताया जा रहा है कि अच्छा 3-4 लोग थे, चलो सबका डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा, है ना। इसके बाद माता पिता की पहचान, कोई माता कह रही है मेरा बच्चा नहीं, कोई पिता बोल दिया ये मेरा बच्चा ही नहीं है ना, ये किसी दूसरे का बच्चा है, चल भैया कोई बात नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं, सब पता चल जाएगा। तो उस तरह में किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहचान। अब देखो इसमें लिख लीजिए आप कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग, फिर लिख लो हत्या, बलात्कार, पैतृकता, है ना, या माता पिता की पहचान के लिए। नंबर 1 लिखो कि इसके द्वारा अपराधियों, दोषी व्यक्तियों एवं दुर्घटनाओं में मरने वाले की पहचान की जाती है ना। दुर्घटनाओं में जब मरने के बाद शव मिला ना, तो उस शव की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। सेकंड देखो, इसके द्वारा माता पिता और बच्चे की पहचान की जाती है, ठीक है, माता पिता या बच्चे उसकी पहचान की जाएगी। फिर खोए हुए बच्चे को माता पिता की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। कोई बच्चा खो गया है और कोई दूसरा कोई बोल रहा है मेरा बच्चा है, तो भैया रुक जा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा दे, मैच कर गया तो ले जा अपना बच्चा। इसके बाद आता है कि अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जाता है। भैया जो अस्पताल में चोरी हो जाते हैं शिशु, तो उनको उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही उपयोग किया जाता है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से ही उनको उनका बच्चा वापस लौटाया जाता है।
देख लो कि भारत में हैदराबाद का कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। कहां पे किया जाता है? भारत के हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में क्या है? सीसीएमबी है। सीसीएमबी सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सीसीएमबी याद रखना। सीसीएमबी क्या है? लिख दो यहां पे, सेंटर ऑफ सेल एंड एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सीसीएमबी है। भारत के हैदराबाद में सीसीएमबी है। ठीक है, वहीं पर क्या किया जाता है? वहीं पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, वहां पे आधुनिक प्रयोगशाला है और वहीं पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। तो फाइनली आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। बताओ ये लास्ट टॉपिक था वन शॉट का, खत्म हो गया अब तुम्हारा वन शॉट, है ना। वंशागति का आणविक आधार अब आपका यहां पर खत्म हो गया, फाइनली खत्म। अब जाओ एग्जाम में फोड़ के आओ, अच्छे नंबर लेके आओ और बायोमन का नाम कमा के आओ। बायोमन का खूब अच्छा सा बड़ा सा नाम करके आओ, जिधर जाओ उधर बता के आओ। ठीक है, तो फाइनली आपका वन शॉट वीडियो कंप्लीट होगा। इसमें से जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, लेकिन सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो फाइनली यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज कर देना, बायोमन मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।